भारत के इतिहास में कई डाकू हुए, कई गैंगस्टर हुए, कई अपराधी हुए, लेकिन एक आदमी ऐसा भी था जिसने कभी बंदूक नहीं उठाई, कभी किसी बैंक को नहीं लूटा, कभी किसी पर गोली नहीं चलाई। फिर भी उसका नाम भारत के सबसे खतरनाक ठगों में लिया जाता है। कहा जाता है कि उसने ताजमहल बेच दिया, लाल किला बेच दिया, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक का सौदा कर डाला। और सबसे हैरान करने वाली बात, लोगों ने उसकी बात पर यकीन भी कर लिया। पुलिस उसे पकड़ती थी, वो भाग जाता था। अदालत उसे सजा सुनाती थी, वो गायब हो जाता था। पूरा सिस्टम बार बार उसके सामने हार जाता था। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सिर्फ एक ठग था या फिर एक ऐसा जीनियस जिसने इंसानी लालच और भरोसे को किसी किताब की तरह पढ़ लिया था। ये कहानी है उस आदमी की जिसे भारत का सबसे बड़ा जालसाज कहा गया। एक ऐसा नाम जो आज भी रहस्य बना हुआ है, मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवरलाल। बिहार का सिवान जिला और उससे कुछ किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा गांव जीरादेई, यही वो गांव था जहां एक साधारण परिवार में जन्म हुआ मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव का। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये लड़का एक दिन पूरे देश की पुलिस के लिए सिरदर्द बन जाएगा। मिथिलेश के पिता रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव रेलवे में नौकरी करते थे। घर में अनुशासन था, पढ़ाई का माहौल था और परिवार चाहता था कि बेटा बड़ा होकर इज्जत की जिंदगी जिए। लेकिन मिथिलेश का दिमाग बाकी बच्चों से अलग था। उसे सिर्फ किताबों में दिलचस्पी नहीं थी, उसे लोगों में दिलचस्पी थी। वो लोगों को गौर से देखता था, उनकी आदतें, उनकी बोलचाल, उनकी लिखावट, सब कुछ। धीरे धीरे उसे एक अजीब शौक लग गया, हस्ताक्षरों की नकल करने का। वो घंटों बैठकर दूसरों के सिग्नेचर कॉपी किया करता था। पहले ये सिर्फ मजे के लिए था, फिर ये उसकी कला बन गई और जल्द ही यही कला उसका सबसे खतरनाक हथियार बनने वाली थी। कहते हैं कि स्कूल के दिनों में ही उसने पहली बार अपने एक पड़ोसी के हस्ताक्षर की नकल की। इतनी सटीक नकल कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल था। फिर एक दिन उसने उसी हुनर का इस्तेमाल पैसों के लिए किया। नकली हस्ताक्षर, बैंक के कागज और खाते से निकाले गए पैसे। जब तक सच्चाई सामने आई बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन इस घटना के बाद मिथिलेश को एक बात समझ आ गई, अगर कागज सही हो और आत्मविश्वास मजबूत हो तो लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं। यही वो पल था जब एक साधारण लड़का धीरे धीरे नटवरलाल बनने लगा। लेकिन उसकी ये हरकत ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रही। जब शिकायत उसके पिता तक पहुंची तो घर में हंगामा मच गया। पिता का गुस्सा फूट पड़ा, डांट पड़ी, मार पड़ी और पहली बार मिथिलेश को एहसास हुआ कि अब गांव में रुकना मुश्किल है। उस रात शायद उसने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। वो अपना घर छोड़ने वाला था और उसकी मंजिल थी कलकत्ता, एक ऐसा शहर जहां उसकी किस्मत और उसके अपराध दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। घर छोड़ने के बाद मिथिलेश सीधा पहुंचा कलकत्ता। उस दौर का कलकत्ता भारत के सबसे व्यस्त और अमीर शहरों में से एक था। यहाँ बड़े व्यापारी थे, बड़ी कंपनियां थीं और सबसे महत्वपूर्ण, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पैसे कमाने के सपने देखते थे। मिथिलेश के लिए ये एक नया शिकारगाह था। शुरुआती दिनों में उसने छोटी मोटी नौकरियां की, कुछ समय तक ट्यूशन पढ़ाया और साथ ही कानून की पढ़ाई भी शुरू कर दी। लेकिन एक समस्या थी, पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे और मिथिलेश पैसे कमाने का आसान रास्ता खोज चुका था। कहते हैं कि इसी दौरान उसकी मुलाकात एक बड़े व्यापारी से हुई। व्यापारी को उस पर भरोसा था, उसे लगता था कि ये लड़का ईमानदार है। लेकिन वो नहीं जानता था कि सामने बैठा युवक उसका अगला शिकार बनने वाला है। मिथिलेश ने व्यापारी को एक शानदार व्यापारिक योजना सुनाई, कपास के कारोबार की। उसने ऐसे सपने दिखाए जिनमें कम समय में बड़ा मुनाफा था। व्यापारी तैयार हो गया, पैसा लगाया गया, दस्तावेज बने, योजनाएं शुरू हुई और फिर एक दिन मिथिलेश गायब हो गया। साथ में गायब हो गए लाखों रुपए। जब व्यापारी को सच्चाई समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन इस बार मिथिलेश को सिर्फ पैसे नहीं मिले थे, उसे एक और चीज मिली थी, आत्मविश्वास। अब उसे यकीन हो चुका था कि वो किसी को भी बेवकूफ बना सकता है और यही आत्मविश्वास आने वाले वर्षों में उसे भारत का सबसे बड़ा ठग बनाने वाला था। धीरे धीरे उसने अपने खेल को और बड़ा करना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ लोगों से झूठ नहीं बोलता था, अब वो नई पहचानें बनाता था। कभी सरकारी अधिकारी, कभी मंत्रालय का कर्मचारी, कभी किसी बड़े उद्योगपति का प्रतिनिधि। उसकी अंग्रेजी शानदार थी, बात करने का तरीका प्रभावशाली था और सबसे खतरनाक बात, उसका आत्मविश्वास। वो ऐसा व्यवहार करता था मानो उसके पास हर सवाल का जवाब हो और यही वजह थी कि लोग उस पर शक नहीं करते थे। लेकिन जल्द ही नटवरलाल एक ऐसा खेल खेलने वाला था जिससे उसका नाम पूरे देश में फैल गया। एक ऐसा खेल जिसमें उसने खुद को एक बड़े मंत्री का निजी सचिव बताया और फिर 90 महंगी घड़ियों के साथ ऐसा खेल खेला जिसकी चर्चा आज भी की जाती है। अब तक नटवरलाल समझ चुका था कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, भरोसा है और अगर किसी का भरोसा जीत लिया जाए तो उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। इसी भरोसे के दम पर उसने अपना अगला खेल शुरू किया। इस बार निशाना कोई आम आदमी नहीं था, इस बार उसकी नजर बड़े लोगों पर थी।
कहते हैं कि एक दिन नटवरलाल एक घड़ी की मशहूर दुकान पर पहुंचा। उसके कपड़े, उसकी भाषा और उसका आत्मविश्वास देखकर किसी को भी लगता कि वो कोई बड़ा सरकारी अधिकारी है। दुकान में घुसते ही उसने कहा, सरकार की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, देश के बड़े नेताओं के लिए घड़ियां खरीदनी है। दुकानदार खुश हो गया, इतना बड़ा ऑर्डर, वो भी सरकार की तरफ से। नटवरलाल ने महंगी घड़ियां चुनी, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों। फिर उसने दुकानदार से कहा कि डिलीवरी अगले दिन दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक के पास करनी होगी, जहां बड़े बड़े मंत्री और अधिकारी बैठते हैं। अगले दिन दुकानदार का कर्मचारी घड़ियों के साथ तय जगह पहुंच गया। कुछ देर बाद नटवरलाल वहां आया, बिल्कुल उसी आत्मविश्वास के साथ। उसने भुगतान के लिए एक डिमांड ड्राफ्ट दिया और फिर घड़ियां अपने कब्जे में ले ली। कर्मचारी को लगा सौदा पूरा हो चुका है। उसने घड़ियां सौंप दी और वापस लौट गया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। 2 दिन बाद जब बैंक में डिमांड ड्राफ्ट जमा किया गया तो सच्चाई सामने आई। वो ड्राफ्ट नकली था, उसमें एक भी रुपया नहीं था, न कोई सरकारी ऑर्डर था, न कोई बैठक और न ही कोई अधिकारी। सब कुछ एक धोखा था। और जब तक दुकानदार को ये बात समझ आई, नटवरलाल फिर गायब हो चुका था। ये पहली बार नहीं था और आखिरी बार भी नहीं। अब उसका नाम धीरे धीरे व्यापारियों, अधिकारियों और पुलिस की फाइलों में दर्ज होने लगा था। लेकिन जितनी तेजी से उसका नाम फैल रहा था, उतनी ही तेजी से बढ़ रहा था उसका आत्मविश्वास। अब उसे लगने लगा था कि इस देश में कोई भी दरवाजा उसके लिए बंद नहीं है। और शायद इसी सोच ने उसे उसके सबसे बड़े कारनामे की तरफ धकेल दिया। एक ऐसा कारनामा जिसे सुनकर आज भी लोग यकीन नहीं कर पाते, क्योंकि अब नटवरलाल की नजर किसी दुकान, किसी व्यापारी या किसी बैंक पर नहीं थी। अब उसकी नजर थी भारत की सबसे मशहूर इमारतों पर, ताजमहल, लाल किला और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन पर। लेकिन नटवरलाल अब सिर्फ एक ठग नहीं रह गया था, वो एक कहानी बन चुका था। एक ऐसा नाम जो शहरों से निकलकर अखबारों तक पहुंच चुका था। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर लोग हैरान हो जाते थे। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे मशहूर अध्याय अभी शुरू होना बाकी था। कहा जाता है कि नटवरलाल ने सिर्फ लोगों को नहीं ठगा, उसने भारत की सबसे मशहूर इमारतों तक को बेच दिया। ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन दशकों से ये किस्सा भारत के हर कोने में सुनाया जाता रहा है। कहा जाता है कि एक दिन कुछ अमीर विदेशी कारोबारी भारत आए। उनकी दिलचस्पी ऐतिहासिक इमारतों और बड़ी संपत्तियों में थी। वे ऐसे लोगों की तलाश में थे जो उन्हें खास सरकारी सौदे दिला सकें। और तभी उनकी मुलाकात हुई एक बेहद प्रभावशाली अधिकारी से कम उन्हें ऐसा ही लगा। महंगा सूट, हाथ में सरकारी फाइलें, जेब में पहचान पत्र और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास मानो पूरे देश का प्रशासन उसी के इशारे पर चलता हो। वो व्यक्ति था नटवरलाल। नटवरलाल ने उनसे हाथ मिलाया, बातचीत शुरू हुई। कुछ मिनटों में ही उसने उन्हें विश्वास दिला दिया कि वो सरकार के बेहद ऊंचे स्तर पर काम करता है और उसके पास कुछ खास अधिकार हैं। फिर एक दिन वो उन विदेशी कारोबारियों को लेकर पहुंचा ताजमहल। सुबह की धूप, सफेद संगमरमर, यमुना का किनारा और दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक। विदेशी कारोबारी मंत्रमुग्ध होकर उसे देख रहे थे। उन्हें लग रहा था वे सिर्फ ताजमहल नहीं देख रहे, बल्कि एक सुनहरा अवसर देख रहे हैं। और तभी नटवरलाल ने अपना खेल शुरू किया। उसने कहा, सरकार कुछ विशेष व्यवस्थाओं पर विचार कर रही है, कुछ ऐतिहासिक परिसरों का निजी प्रबंधन, कुछ विशेष समझौते, कुछ विशेष अधिकार। बातों का जाल इतना शानदार था कि सामने बैठे लोग पूरी तरह उसके प्रभाव में आ चुके थे। फिर उसने फाइलें निकाली, दस्तावेज निकाले, मुहरें दिखाई, हस्ताक्षर दिखाए। हर कागज पूरी तरह असली दिखाई दे रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये सब एक भ्रम है। घंटों बातचीत चली, रकम पर चर्चा हुई, शर्तों पर चर्चा हुई और आखिरकार कहा जाता है कि सौदा हो गया। विदेशी कारोबारियों को लगा उन्होंने इतिहास का सबसे अनोखा सौदा कर लिया है। उन्होंने पैसे दिए, कागज लिए और बेहद खुश होकर वहां से चले गए। लेकिन कुछ दिनों बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सरकारी दफ्तरों में पूछताछ हुई, दस्तावेज जांचे गए, मुहरें जांची गईं और फिर सच्चाई सामने आई। ताजमहल कभी बिक ही नहीं सकता था। पूरा सौदा एक धोखा था, एक ऐसा धोखा जिसे अंजाम देने वाला आदमी तब तक गायब हो चुका था। कहा जाता है कि यही तरीका उसने लाल किले के साथ भी अपनाया। फिर राष्ट्रपति भवन का नाम सामने आया, फिर संसद भवन का। सालों तक ये कहानियां फैलती रहीं। कुछ लोग इन्हें सच मानते रहे, कुछ लोग इन्हें बढ़ा चढ़ाकर सुनाई गई दास्तान बताते रहे। लेकिन एक बात पर लगभग सभी सहमत थे, अगर भारत में किसी इंसान के नाम के साथ ताजमहल बेचने वाला आदमी जैसी पहचान जुड़ी है तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति था, नटवरलाल। और अब उसका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। उसे लगने लगा था कि इस देश में कोई भी आदमी, कोई भी संस्था और कोई भी सिस्टम उसे रोक नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की फाइलें मोटी होती जा रही थीं। देश के अलग अलग राज्यों में उसके खिलाफ मामले दर्ज होने लगे थे और बहुत जल्द नटवरलाल की जिंदगी का अगला अध्याय
शुरू होने वाला था। गिरफ्तारियां, जेल और ऐसी फरारियां जिन्होंने उसे एक जीवित किंवदंती बना दिया। ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, इन कहानियों ने नटवरलाल को पूरे देश में मशहूर कर दिया था। लेकिन जितनी तेजी से उसकी शोहरत बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से बढ़ रही थीं उसके खिलाफ दर्ज होने वाली शिकायतें। देश के अलग अलग राज्यों से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। व्यापारी, अधिकारी, बैंक, सबके पास उसकी ठगी की अलग अलग कहानियां थीं। धीरे धीरे मामलों की संख्या दर्जनों से निकलकर सैकड़ों तक पहुंचने लगी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि नटवरलाल को पकड़ना मुश्किल नहीं था, उसे जेल में रखना मुश्किल था, क्योंकि हर बार वो किसी न किसी तरह पुलिस को चकमा देकर निकल जाता था। कभी बीमारी का बहाना, कभी बुजुर्ग होने का नाटक, कभी भोलेपन का चेहरा और कभी अपनी मीठी बातों का जाल। कहा जाता है कि वो पुलिस वालों से ऐसे बात करता था जैसे कोई पुराना दोस्त बात कर रहा हो। कुछ ही घंटों में लोग उससे घुल मिल जाते थे और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक बार जब वो जेल में बंद था, तब उसकी पत्नी लगातार उसे चिट्ठियां भेज रही थी। घर की हालत खराब थी, खेती बाड़ी की दिक्कत थी, पैसों की कमी थी। पत्नी बार बार मदद मांग रही थी, लेकिन नटवरलाल कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर एक दिन उसने एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा था, हमारे खेत में एक जगह काफी मात्रा में सोना और गहने दबे हुए हैं, उन्हें निकाल लेना और जरूरत के पैसे पूरे कर लेना। लेकिन नटवरलाल अच्छी तरह जानता था कि जेल से बाहर जाने वाली हर चिट्ठी पहले जेल प्रशासन पढ़ता है, और हुआ भी वही। जैसे ही अधिकारियों ने पत्र पढ़ा, पूरे प्रशासन में हलचल मच गई। पुलिस तुरंत गांव पहुंची, खेत की खुदाई शुरू हुई, एक एक इंच जमीन खोद डाली गई। दिनों तक तलाश चलती रही, लेकिन कुछ नहीं मिला। न सोना, न गहने, न कोई खजाना। पूरा खेत बर्बाद हो चुका था। कुछ दिनों बाद नटवरलाल की पत्नी को एक और पत्र मिला। इस बार उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जेलर साहब को धन्यवाद कहना, उन्होंने मुफ्त में हमारे खेत की जुताई करवा दी। और इसी एक लाइन ने पूरे प्रशासन को शर्मिंदा कर दिया। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब नटवरलाल ने लोगों को मूर्ख बनाया हो। एक और घटना उसकी हाजिर जवाबी की मिसाल बन गई। एक दिन उसे अदालत में पेश किया गया। जज उसकी फाइल देख रहे थे। सामने बैठा आदमी सैकड़ों ठगी के मामलों का आरोपी था। जज ने मुस्कुराकर पूछा, मिथिलेश, तुम आखिर लोगों को इतनी आसानी से बेवकूफ कैसे बना लेते हो? नटवरलाल ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, जज साहब, आपके पास 1 रुपया है? जज ने जेब से एक सिक्का निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। नटवरलाल ने सिक्का लिया, उसे अपनी जेब में रखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, बस ऐसे ही। पूरा कोर्टरूम कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर लोगों को समझ आया कि नटवरलाल ने अभी अभी जज को भी ठग दिया है। लेकिन ये सब तो सिर्फ शुरुआत थी। यही नटवरलाल की असली ताकत थी। वो किसी पर दबाव नहीं डालता था, किसी को धमकाता नहीं था। लोग खुद अपना भरोसा और अपना पैसा उसके हाथों में सौंप देते थे। लेकिन समय बीत रहा था, मुकदमे बढ़ रहे थे, सजाएं बढ़ रही थीं। देश के अलग अलग राज्यों में उसके खिलाफ फाइलें जमा होती जा रही थीं। सैकड़ों शिकायतें, दर्जनों केस और वर्षों की सजा। कहा जाता है कि अलग अलग अदालतों को मिलाकर उसे 100 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जा चुकी थी। एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे मशहूर फरारी होने वाली थी। साल 1995। दिल्ली रेलवे स्टेशन भीड़ अपने काम में व्यस्त थी। कोई ट्रेन पकड़ रहा था, कोई अपने परिवार से मिल रहा था, और इसी भीड़ के बीच एक व्हील चेयर पर बैठा था भारत का सबसे बड़ा ठग नटवरलाल। उसकी उम्र 84 साल बताई जा रही थी। शरीर कमजोर दिखाई देता था, चलना तो दूर, खड़े होने में भी मुश्किल होती थी। कम से कम दुनिया को यही दिखाया गया था। उसके साथ 3 पुलिसकर्मी थे। अदालत की अनुमति के बाद उसे इलाज के लिए दिल्ली लाया जा रहा था। सभी को भरोसा था कि अब ये बूढ़ा आदमी कहीं नहीं जा सकता, भागना तो दूर, तेज चल भी नहीं सकता। लेकिन दिल्ली स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसे व्हील चेयर से उतारकर एक सीट पर बैठा दिया गया। कुछ देर बाद पहला पुलिसकर्मी एम्बुलेंस का इंतजाम करने चला गया। नटवरलाल शांत बैठा रहा। कुछ मिनट बीते, फिर दूसरा पुलिसकर्मी भी किसी काम से वहां से हट गया। अब सिर्फ एक पुलिस वाला बचा था। नटवरलाल ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, बहुत देर से चाय नहीं पी है, एक कप चाय मिल जाती तो अच्छा होता। पुलिसकर्मी ने सामने बैठे बूढ़े आदमी को देखा, कमजोर, थका हुआ, बेबस। उसे क्या खतरा हो सकता था? वो चाय लेने चला गया, बस कुछ मिनटों के लिए। लेकिन जब वो वापस लौटा, उसके हाथ से चाय का कप लगभग गिर गया। सीट खाली थी, नटवरलाल वहां नहीं था। उसने इधर देखा, उधर देखा, पूरे प्लेटफॉर्म पर नजर दौड़ाई, लेकिन नटवरलाल गायब था। कुछ ही मिनटों में बाकी दोनों पुलिसकर्मी भी लौट आए और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। 84 साल का आदमी जो व्हील चेयर के बिना चल भी नहीं सकता था, वो अचानक गायब हो चुका था। पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। घोषणाएं हुई, तलाशी शुरू हुई, रेलवे पुलिस को सूचना दी गई, आसपास के इलाकों में नाकेबंदी की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला।
न कोई सुराग, न कोई गवाह, न कोई तस्वीर, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी हवा में घुल गया हो और यही नटवरलाल की आखिरी बड़ी फरारी बन गई। उस दिन के बाद देश भर की पुलिस ने उसे ढूंढने की कोशिश की। अखबारों में खबरें छपी, इनाम घोषित हुए, फाइलें खुली, जांच हुई, लेकिन नटवरलाल फिर कभी नहीं मिला। और यहीं से शुरू हुआ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य। क्या वो सच में भाग निकला था? क्या उसने नई पहचान बना ली थी? क्या वो किसी दूसरे देश चला गया था? या फिर दिल्ली स्टेशन से गायब होने के कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो चुकी थी? इस सवाल का जवाब आज तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाया। कुछ साल बाद अदालतों में एक नई दलील दी गई। कहा गया कि नटवरलाल अब इस दुनिया में नहीं है। उसके वकीलों ने दावा किया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। दूसरी तरफ उसके परिवार के कुछ लोगों का भी कहना था कि दिल्ली से फरार होने के बाद उसका जीवन ज्यादा लंबा नहीं चला। लेकिन समस्या ये थी कि ठोस सबूत बहुत कम थे। कोई स्पष्ट सरकारी रिकॉर्ड नहीं, कोई सार्वजनिक अंतिम तस्वीर नहीं। और यही वजह थी कि उसकी मौत भी उसकी जिंदगी की तरह रहस्य बन गई। कुछ